हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रकाश के इस सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उस पर हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी थी। अगर दोस्तों आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को ये सारा चीज़ समझ में आएगा। आज हम पढ़ने वाले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण किरण आरेख। गोली दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताओं को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन किरण आरेखों को समझना पड़ेगा कि अगर दर्पण से टकराता है तो वो किस बिंदु से टकराते हुए जाता है या जाते हुए प्रतीत होता है। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं, जो हमारा सूरज होता है, सूरज से लाखों करोड़ों किरणें निकलती हैं। उन लाखों करोड़ों किरणों की बात हम नहीं करते हैं, अगर उनमें उनमें से हम केवल एक किरण लेते हैं और उन्हीं किरणों से हम यहाँ पे किरण आरेख समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ देखते हैं, जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसमें अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर अगर हम किसी प्रकाश किरण को आपतित कराते हैं, अगर ये दर्पण से टकराता है तो टकराने के पश्चात ये कहाँ जाता है, मुख्य फोकस से जाता है। समझ गए। अब यहाँ देखते हैं हम दोस्तों उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये टकराता है, टकराने के पश्चात ये तो दूर चला जाता है, लेकिन क्या होता है इसमें आभासी रूप से हम देखते हैं यहाँ पे, यानी कि नकली रूप से देखते हैं और यहाँ पे मिलाते हैं, मिलाने पर ये मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है। टकराने के पश्चात ये क्या होता है, दूर चला जाता है, लेकिन अगर हम पीछे की तरफ इसको लाते हैं तो ये मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है। ये तो बात हो गई दोस्तों, अगर मुख्य अक्ष के समांतर हम किसी प्रकाश किरण को आपतित कराते हैं तो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाता है या जाता हुआ प्रतीत होता है। अब हमारा दूसरा चीज क्या है, अगर हम यहाँ पे किरण आरेख को लेते हैं और मुख्य फोकस से ही गुजार देते हैं तो दर्पण से टकराता है, तो टकराने के पश्चात ये क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, यानी कि टकराने के पश्चात ये कहाँ जाता है, इधर की तरफ निकल जाता है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। सेम उसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं उत्तल दर्पण में, ये क्या होता है, दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। प्रकाश किरण आई, दर्पण से टकराई और मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत हुआ और टकराने के पश्चात क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। ये दोस्तों हम देख लिए। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश किरण क्या हो रही है, दर्पण के ध्रुव से टकरा रही है। ध्रुव से टकराने के पश्चात ये क्या होती है, उसी एंगल पे वापस निकल जाती है। अगर हम उत्तल दर्पण में यहाँ देखें, यहाँ क्या हो रहा है, सेम वही हो रहा है, टकराने के पश्चात उसी एंगल पे निकल जा रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर वक्रता केंद्र से ही गुजार दें अगर हम किरणों को, तो दर्पण से टकराने के पश्चात ये क्या होती है, सीधे उसी मार्ग से वापस निकल जाती है, यानी कि जिस मार्ग से आई उसी मार्ग से निकल गई। इसका मतलब ये इधर ही से निकल गई। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, टकराई, टकराने के पश्चात ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वक्रता केंद्र से जाता हुआ प्रतीत होता है और टकराने के पश्चात ये क्या हो रहा है, पुनः उसी मार्ग से ये भी वापस निकल जाती है। ये तो हो गया दोस्तों हमारा कुछ महत्वपूर्ण किरण आरेख। गोली दर्पण को समझने से पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि कौन सी किरण कहाँ टकराती है और किधर को जाती है वो। अब दोस्तों हमें एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन ही हो रहा है। परावर्तन में हमने क्या पढ़ा था कि कोण आई जो होता है वो कोण आर के बराबर होता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोण आई जो होता है, परावर्तन के प्रथम नियम ने हमने ये पढ़ा था, कोण आई जो होता है वो कोण आर के बराबर होता है। ये चीज़ यहाँ भी लागू होता है। वो चीज़ कैसे होता है, आइए उसको समझते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऐसे गोला है, गोले के केंद्र से अगर हम यहाँ पे कोई अभिलंब गिराते हैं तो हमेशा ये क्या होता है, 90 अंश का बनता है, यानी कि अभिलंब बनता है। उसी प्रकार हम अगर दर्पण, यहाँ गोली दर्पण, ये हमारा क्या है, पूरा एक गोली दर्पण है, उसका कटा हुआ तो भाग है ये।
अगर हम इसके केंद्र से यहाँ पे एक अभिलंब गिराते हैं दर्पण पे, तो हमारा ये क्या हुआ, आपतित किरण हुआ, और ये क्या हुआ, परावर्तित किरण हुआ। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, आपतन कोण आई हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, परावर्तन कोण आर हो गया। सेम इसी प्रकार हम यहां भी देखते हैं, अगर हम यहां से अभिलंब बनाते हैं, ठीक, तो किरण यहां पे आई, किरण यहां से आई, यानी कि कोण आई यहां पे हो गया आपतन कोण, और यहां पे कोण आर हो गया, यानी कि परावर्तन कोण। अब दोस्तों सेम हम यहां पे देखते हैं, अगर हम यहां पे अभिलंब यहां से गिराते हैं दर्पण पे, दर्पण पे अभिलंब गिराने पर ये हमारा कितना अंश का, अभिलंब तो हमेशा 90 अंश का होता है, लेकिन किरण यहां से आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा कोण आई हो गया और कोण आर हो गया। ये यहां भी देख लेते हैं हम दोस्तों, यहां क्या हो रहा है, अभिलंब दोस्तों हम हमेशा वक्रता केंद्र से ही लेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे आपको दिखा दिए कि ये हमेशा वक्रता केंद्र से ही लिया जाता है। अब दोस्तों हमारा किरण क्या है, दर्पण की तरफ यहाँ आ रही है, यानी कि कोण आई है, कोण आई है ये, और ये क्या हमारा अभिलंब के साथ कोण आर है। अब दोस्तों यहाँ पे तो क्या है, जो हमारा मुख्य अक्ष है वही हमारा अभिलंब है, यानी कि अगर ये किरण आ रही है यहाँ से, यानी कि ये क्या हो गया, कोण आई हो गया, और ये हमारा कोण आर हो गया। सेम यहाँ भी हम देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा मुख्य अक्ष है, पूरा ये मुख्य अक्ष है, और ये हमारा क्या है, आपतित किरण है, और आपतित किरण से आपतन कोण बन रहा है ये, और ये हमारा परावर्तन कोण बन रहा है, परावर्तन कोण आर बन रहा है। दोस्तों यहाँ एक चीज़ इंटरेस्टिंग है समझने लायक, ये जो हमारा सी से जा रहा है, यानी कि वक्रता केंद्र से जा रहा है, वो हमारा अभिलंब ही है, अभिलंब ही है, यानी कि सी से जा रहा है, तो अभिलंब के साथ ये कितना कोण बन रहा है, आई भी और आर भी, आई और आर दोनों अभिलंब से ही वापस चला जा रहा है, ठीक, यानी कि कोण हमारा हमेशा यहाँ पे 0 बनेगा, यानी कि कोण आई और कोण आर यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री होगा। सेम यहाँ भी होगा, कोण आई और कोण आर 0 होगा, यानी कि दोनों हमारा क्या है, यहाँ पे अभिलंब सी से ही गुजर रहा है, इसलिए हम कोण आई और कोण आर को यहाँ पे 0 ले लेते हैं। आई होप आप लोग को ये दोस्तों समझ में आया होगा, कुछ महत्वपूर्ण किरण आरेखों पर हमने यहाँ पे बात की। अब दोस्तों हम अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है उस पर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम वस्तु को अनंत पे ले लेते हैं, अनंत पे लेने के बाद ये क्या होता है, मान लीजिए इस वस्तु से प्रकाश किरण आ रही है अनंत से, तो अगर ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होता है, मुख्य फोकस से जाता है, प्रकाश किरण आती है मुख्य फोकस से जाती है। इसी प्रकार हम यहां से लेते हैं, अगर इस पे आकर टकराती है, टकराने के पश्चात ये क्या होती है, मुख्य फोकस से जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, इस बिंदु पे प्रतिबिंब बन रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं बिंब की स्थिति क्या है। वस्तु को हमने कहाँ लिया था, बिंब यानी कि वस्तु, वस्तु को हमने अनंत पर लिया था, और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है बिंदु आकार का, यानी कि फोकस पर। फोकस पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार क्या है, यहाँ पे आकार है बिंदु, छोटा बन रहा है बिंदु आकार का।
प्रतिबिंब की प्रकृति यहाँ पे क्या है, प्रकृति की हम बात करें तो प्रतिबिंब हमारा जो बन रहा है, इसमें किरण जो आ रही है दोस्तों, वो किरण ऊपर वाली नीचे आ जा रही है और नीचे वाली ऊपर चली जा रही है। यानी कि ये हमारा उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और दर्पण के बाहर बन रहा है, बाहर बनता है, उसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कि हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। ये तो बात हो गई दोस्तों। अगर हम वस्तु को अनंत पे लेते हैं तो प्रतिबिंब हमारा मुख्य फोकस पर बनता है, बिंदु आकार का बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। अब दोस्तों हम अगला चीज देखते हैं। अगर हम अनंत पे न लेकर थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें, आगे बढ़ाने पर यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लेते हैं हम, तो क्या होता है आप यहां पे देखिए। अगर हम वस्तु को यहां पे ले लेते हैं, मान लीजिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ले लेते हैं, यानी कि सी से परे हम ले लेते हैं इसको। अगर हम इसको देखें, अगर मुख्य अक्ष के समांतर हम अगर इसको ले जाएं तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों क्या होता है। मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, मुख्य फोकस से जाती हैं दर्पण से टकराने के पश्चात। तो ये क्या होगी, मुख्य फोकस से जाएगी। अब हम क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से ही प्रकाश किरण को गुजार देते हैं। इससे गुजारने पे क्या होता है, प्रकाश किरण जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से भी फिर वापस लौट जाती है और हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब यहां पे बनता है प्रतिबिंब का आकार कितना बड़ा है, वस्तु से थोड़ा छोटा बन रहा है। अगर हम बिंब की स्थिति की बात करें, यानी कि हमने वस्तु कहाँ ली है, वस्तु हमने C और अनंत के बीच ली है, यानी हमने C से परे ली है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं C से परे। और प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, C और F के बीच में बन रहा है, C व F के बीच। प्रतिबिंब का आकार की बात करें हम, तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा। अगर आप इसको पेंसिल से बनाएंगे, स्केल और पेंसिल से बनाएंगे, तो ये एकदम परफेक्ट बनेगा। यहाँ पे मार्कर से बनाने पे उतना अच्छा नहीं बन रहा है, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। प्रकार, पेंसिल और स्केल, ये तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इसको बनाने के लिए। प्रतिबिंब का आकार कितना बड़ा होगा, वस्तु से छोटा होगा। अब हमारा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर वाली किरण नीचे आ जा रही है और नीचे वाली किरण ऊपर चली जा रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। वास्तविक क्यों, दर्पण के बाहर बन रहा है, वास्तविक एवं उल्टा। अब दोस्तों हमारा तीसरा देखें हम, अगर हम क्या करते हैं, वस्तु को हम C पर ले लेते हैं, मान लीजिए यहां पे हम C पे ले लेते हैं वस्तु को, और हम क्या करते हैं, इसको मुख्य अक्ष के समांतर इसको गुजारते हैं। तो ये क्या करती है, किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। अगर हम इस किरण को क्या करते हैं, मुख्य फोकस से ही गुजार देते हैं, तो ये क्या होता है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। टकराने के पश्चात ये क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी कि यहाँ आ जाएगी। ये जिस बिंदु पे मिल रही है उसको हम यहाँ पे मिला देंगे, यानी कि इसको आप लोग सही से बनाइएगा, एकदम परफेक्ट तरीके से ये बनेगा। यानी कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है और ठीक उसके नीचे बन रहा है। तो हमने
बिंब की स्थिति में क्या लेंगे, C पर लेंगे हम, और हमारा प्रतिबिंब की स्थिति हम कहाँ लिए हैं, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारा, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है दोस्तों, हमारा प्रतिबिंब C पर ही बन रहा है। जिस बिंदु पर हमने लिया था उसी बिंदु पर प्रतिबिंब भी बन रहा है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि हम कह सकते हैं यहां पे वस्तु या बिंब के बराबर। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यहां भी क्या होगी, वास्तविक होगी और उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा। अब दोस्तों हम चौथे पॉइंट की बात करें, अगर प्रतिबिंब को हम C और F के बीच में ले लेते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर हम वस्तु को यहाँ ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं हम दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर गुजार देते हैं, तो ये क्या होती है, फोकस से जाती है। ठीक। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से किरण भेज रहे हैं और वो C से जाती है, तो C से जाएगी तो उसी मार्ग से फिर वापस लौट जाएगी। अगर हम इस बिंदु को यहाँ पे बढ़ाते हैं तो बढ़ाने पर यहाँ कहीं मिलेगी, यहाँ कहीं मिलेगी, यानी कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C से परे बन रहा है, यानी कि C और अनंत के बीच में बन रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C से परे। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, C व F के बीच में हमने लिया है। दोस्तों आप इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, अगर आप क्या करते हैं, इसको सीधे यहाँ पे मुख्य फोकस से ही गुजार देते हैं तो भी यहीं आएगी ये दर्पण से टकराने के पश्चात। इसको आप लोग प्रकार और पेंसिल से बनाएंगे तो ये परफेक्ट तरीके से बनेगा। इस प्रकार प्रकाश की किरण को हमने यहाँ पे भेजा, पुनः टकरा के उसी मार्ग से वापस आ गई, आने के पश्चात इस जिस बिंदु पे मिली उसी बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। इसको क्या करते हैं हम, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हम यहाँ पे भेजते हैं, फोकस से जाएगी और दोनों किरणें आपस में मिल जाएंगी। बिंब की स्थिति हमने कहाँ ली थी, C व F के बीच में, C व F के बीच। ठीक। बिंब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारा, प्रतिबिंब बन रहा है C से परे, C से परे। प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु से बड़ा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वस्तु से काफ़ी बड़ा ये बन रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, दर्पण के बाहर बन रहा है, वास्तविक एवं उल्टा। दो प्रकार इसका और बच रहा है दोस्तों, उसको हम अभी देखते हैं इसको मिटाने के बाद। इतना आप लोग दोस्तों नोट कर लीजिएगा, मैं किनारे हट जाता हूँ, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं अगले पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रकार पे देखते हैं। अगला प्रकार हमारा क्या है, प्रतिबिंब निर्माण का। ये हमारा पांचवा है और छठा है। कुल 6 प्रकार होते हैं प्रतिबिंब निर्माण के अवतल दर्पण से। 4 हम पढ़ चुके, अब हम देखने वाले हैं 5वें और 6वें के। तो चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने कहाँ लिया था, C व F के बीच में, अब हम F पे लेते हैं। यहाँ पे F पे अगर हम लेते हैं इस प्रकार, और इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, तो ये क्या होगी, फोकस से जाती है। और हम इसको क्या करेंगे, दर्पण के ध्रुव से भेज देंगे। ध्रुव से भेजने के बाद ये पुनः उसी एंगल पे लौट आएगी और आप देख सकते हैं ये कहीं भी नहीं मिलेगी, यानी ये दोनों आपस में समांतर होंगी, ये कहीं अनंत पर मिलेगी। इस तरह हमारा जो वस्तु है वो बिंब, इस तरह जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा। इस तरह हम कहते हैं, अगर हम बिंब को F पर लेते हैं, बिंब की स्थिति हम F पर लेते हैं,
तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनती है? अनंत पर बनती है। प्रतिबिंब का आकार कितना होता है? अनंत पर बनेगी तो बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए हम कहते हैं बहुत बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति, इसमें भी वास्तविक बनेगा, दर्पण के बाहर बन रहा है, और उल्टा बनेगा। ठीक। अब दोस्तों हम छठे पॉइंट को देखते हैं। छठा पॉइंट इन पांचों पॉइंट से काफ़ी अलग है। इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ हम दर्पण के ध्रुव व एफ के बीच में यहाँ प्रतिबिंब को लेते हैं, बिंब को लेते हैं, यानी कि वस्तु को लेते हैं। अगर हम क्या करते हैं दोस्तों, दर्पण के ध्रुव से भेजते हैं, ध्रुव से टकराने के पश्चात ये क्या होगी? इधर निकल जाएगी। और इसको क्या करते हैं हम? वक्रता केंद्र से भेजते हैं इसको, तो ये क्या होगी? इसी मार्ग से वापस निकल जाएगी। जैसे हम इसको भेजेंगे ऐसे ही निकल जाएगी। इधर से हम भेजे, इधर से निकल जाएगी। आप देख सकते हैं ये दोनों किरणें जो है वो दूर दूर हो जा रही हैं, यानी कि ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। इस तरह से हम इसमें प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं। और इसको क्या करते हैं, हम इसको पीछे भेज के दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बना लेते हैं। अगर हम यहाँ पे भेजते हैं इसको तो आभासी रूप से ये यहाँ कहीं मिलती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, वस्तु से बड़ा बन रहा है, और वस्तु जिस तरफ है प्रतिबिंब भी उसी तरफ बन रही है, यानी कि सीधा बन रहा है। अगर हम यहाँ पे P और F के बीच में लेते हैं बिंब यानी कि वस्तु को, P व F के बीच, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के अंदर, दर्पण के अंदर बन रहा है। दर्पण को ऐसे लेके हम अगर सामने से देखेंगे तो दर्पण के अंदर हमें प्रतिबिंब बना हुआ दिखाई देगा। वस्तु से बड़ा बनेगा, यानी कि बिंब या वस्तु से बड़ा। और आभासी बनेगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं दर्पण के अंदर बन रहा है, इसको हम आभासी कहते हैं। और सीधा बनेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, वस्तु जो है जिस तरफ उसका मुख है उसी तरफ इसका भी मुख है, इसलिए हम इसको कहते हैं सीधा बनेगा। आभासी एवं सीधा। तो दोस्तों ये रहा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। आई होप आप लोग को ये पॉइंट, छहों पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। इतना आप लोग नोट करिए, तब तक हम आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों इसमें केवल दो ही प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जिसमें हम पहले वस्तु को अनंत पे लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, वस्तु को दर्पण के ध्रुव व अनंत के बीच लेते हैं। क्योंकि जो सारा पॉइंट होता है, जैसे F हो गया, C हो गया, दर्पण के अंदर होता है। इसको हम बाहर देखें तो बाहर केवल हमारा P है और अनंत है, इसलिए हम P और अनंत के बीच में लेंगे दूसरे में, और पहले में हम अनंत पे लेंगे। तो पहले हम देखते हैं अनंत वाला। अगर हम वस्तु को अनंत पे लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे अनंत से मान लीजिए वस्तु से प्रकाश किरणें आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात दूर चली जाती हैं, और ये क्या होती हैं, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, यहाँ भी क्या होता है, हमारा मुख्य अक्ष के समांतर आई, टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं बिंब की स्थिति यहाँ पे क्या है, अनंत पर, और हमारा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, दर्पण के अंदर F पर है।
यानी कि हम लिख सकते हैं F पर। ठीक, अब हमारा प्रतिबिंब का आकार क्या है? आकार जैसे देख सकते हैं दोस्तों, बिंदु आकार का बन रहा है, इसलिए हम कहते हैं बिंदु। प्रतिबिंब कैसा है? सीधा बनता है यहाँ भी और आभासी बनता है। अब दोस्तों हम दूसरे पॉइंट में देखें। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? इसमें हम देखते हैं, अगर हम दर्पण के ध्रुव व अनंत के बीच में लेते हैं, कहीं भी मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं प्रतिबिंब को और हम इसको आपतित कराते हैं। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं, टकराने के पश्चात ये चली गई और यहाँ आप देख सकते हैं हम फोकस को यहाँ पे ले लेते हैं। इसको भी थोड़ा इधर कर लेते हैं हम, ये हमारा फोकस है, तो ये मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। एक किरण हम क्या करते हैं, यहाँ पे दर्पण के ध्रुव से ले लेते हैं। ध्रुव से लेने पे इधर निकल जाती है। अगर हम इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं, मिलाने पे आप देख सकते हैं प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे कहीं आभासी रूप से बन रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार क्या है? वस्तु से छोटा है, दर्पण के अंदर है, यानी कि क्या है हमारा? आभासी है और सीधा है। प्रतिबिंब हम कहाँ पे लिए हैं? P, अनंत और P के बीच में, अनंत व P के बीच। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है? P व F के बीच में, P व F के बीच। प्रतिबिंब का आकार क्या है? वस्तु से छोटा और सीधा बन रहा है, साथ ही साथ आभासी भी बन रहा है। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।